Welcome back my dear student. Welcome to the new lecture. In this lecture we are going to discuss the sample paper released by CBSE and this paper is Mathematics Standard. तो इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड मैथ का जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया CBSE के द्वारा वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो CBSE का पेपर होता है बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन पेपर जो होता है वो उसका पैटर्न क्या होता है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पर लिखा हुआ क्या है, दीज आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 38 क्वेश्चन। इस पूरे पेपर में देयर आर टोटल 38 क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन A, B, C and D. इन सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQs रहेगा 1 से लेके 18 तक। एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। उसमें एक असर्शन स्टेटमेंट गिवन होगा, एक रीजन स्टेटमेंट गिवन होगा, फिर उसमें से बताना कि कौन सा दोनों में से करेक्ट है। देन आता है हमारे पास क्या, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा, 21 से लेकर 25 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स। एंड देन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 तक आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। ठीक है, तो जो सेक्शन सी है उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। इसी तरह सेक्शन 4 है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स। देन आता है हमारे पास सेक्शन ई, जिसमें हमारे पास क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। All questions are compulsory. However, an internal choice in question 2 of section B, in 2 questions of section B, 2 questions of section C and 2 questions of section D has been provided. यानी सारे क्वेश्चन तो कंपलसरी है लेकिन इंटरनल चॉइस गिवन है। सपोज करो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 21 पार्ट ए है, पार्ट बी है, तो उसमें से किसी एक क्वेश्चन करना होगा। इसी तरीके हो सकता है 25 नंबर का क्वेश्चन जो है तो उसमें पार्ट ए पार्ट बी है, तो उसमें तो कोई एक क्वेश्चन करना है। इस तरीके से इंटरनल चॉइस गिवन है हमें। इसमें ये लिखा हो कि ड्रा नीट एंड क्लीन फिगर वेयर वेयर रिक्वायर्ड, जहां पे हमें जरूरत है वहां पे हम फिगर बनाएंगे अच्छे से। और पाई का वैल्यू गिवन है 22/7। अगर पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम 22/7 यूज करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं कहीं गिवन होता है पाई का वैल्यू 3.14 तो हम वहां पे 3.14 यूज करेंगे। क्लियर है, अगर पाई का वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 ही यूज करेंगे, और अगर पाई का वैल्यू गिवन है तो वो गिवन वैल्यू यूज करेंगे। And calculator is not allowed. Use of calculator is not allowed. Clear है? So these are the following instruction given by CBSE in every question paper. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, the graph of a quadratic polynomial px passes through the point -6, 0, 0, -3, 4, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial are, अब ये क्या है, this is a quadratic polynomial। ये हमारे पास क्या है, ये है quadratic polynomial। हमारे पास 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, -6, 0, -6, 0 कौन सा एक्सिस पे होगा, ये होगा x एक्सिस पे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो -6, 0 कहीं यहाँ पे होगा, -6, 0 नेगेटिव x एक्सिस। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 0, -30, ये कहाँ पे होगा, ये होगा y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 0, -30। अगला पॉइंट हमारे पास आता है क्या, 4, -20, 4, -20 ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो x एक्सिस का पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, y नेगेटिव x पॉजिटिव है, 4th क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा, तो यहाँ पे मान लो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 4, दिस इज 4, -20। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट 6, 0, 6, 0 कहां पे होगा, ये होगा हमारे पास x एक्सिस पे, 6, 0 विल बी ऑन x एक्सिस, तो ये हो जाएगा 6, 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या फिर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा पैराबोला बनता है। ठीक है, तो पैराबोला अगर इसका हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे बनाना तो यहां से जाएगा, इस तरीके से बनते हुए ये जाएगा। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो अब हमें बताइए कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। कौन कौन से पॉइंट पे, तो एक पॉइंट ये है जो है 6, 0 और दूसरा पॉइंट ये है एक पॉइंट है -6, 0 और दूसरा पॉइंट है 6, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाते हैं। इसमें पूछा है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू है -6 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है +6, x का वैल्यू है +6। सो -6, +6 विल बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। तो इसको क्या करना था हमें, अगर हम चाहते तो सिंपल ऐसे भी देख सकते थे कि x एक्सिस पे
एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ये था हमारे पास और दूसरा पॉइंट ये है, तो ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे -6, +6। क्लियर है, अच्छे समझ में आया? ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट। अब दो लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होता है? अगर मैं आपको बताऊं कि दो लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो उसका हमें कंडीशन पता है कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होता है? अच्छा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें होता है क्या? यूनिक सॉल्यूशन। ये होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए होता है? ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। और तीसरा कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए होता है? ये होता है नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, इसमें होता है नो सॉल्यूशन। अब इसमें बताना कि k का वैल्यू, सो a1 क्या है यहाँ पे? a1 इज 3 और a1 इज 3, b1 इज -k, a1 इज 3, a2 क्या है यहाँ पे? a2 है 6 इक्वल्स टू b1 इज -k एंड b2 इज प्लस का 10 इज नॉट इक्वल्स टू c1 इज 7 एंड c2 इज 3। हमें क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इन दोनों से हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू -k/10। ये 10 यहाँ पे डिवाइड है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। सो -k इज इक्वल्स टू 10/2। तो यहाँ से इंप्लाइज क्या आ जाएगा? यहाँ से इंप्लाइज k इक्वल्स टू -5। ठीक है, k क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? -5। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। क्लियर है? तो हमने क्या किया? इसमें कंडीशन यूज किया कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, फिर वहां से हमने k का वैल्यू फाइंड किया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। A number of secants can be drawn at any point on the circle। सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है तो वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इसमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें दिखाना है कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। बी केयरफुल, हमें ये नहीं बताना कि कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है। Only one tangent can be drawn at any point on a circle, it is true। क्योंकि सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है तो इससे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि इसने पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तीसरा, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल है यहाँ पे और इस पे 2 पॉइंट होता है, उसको हम जब ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। यहाँ पे लिखा है, अच्छा पहला वाला देखो, a number of secant can be drawn, a number of secants can be drawn at any point on the circle। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है तो यहां से हम secant ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम secant ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा तो वहां से हम secant ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो ये पॉइंट है तो यहाँ से हम सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सीकेंट होता क्या है कि जो सर्कल को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो हम सीकेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो हमें पता है कि यहाँ से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जब सर्कल के बाहर पॉइंट होता है तो वहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इंटीरियर पॉइंट से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n-4 देन कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे an गिवन है, an इज गिवन, nth टर्म का मतलब an 7n-4। हमें बताना कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d। तो जब हमें an गिवन होता है तो n के साथ जो भी नंबर होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। n के साथ जो भी नंबर होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो n के साथ क्या है? 7, तो कॉमन डिफरेंस इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, सो 7 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। या फिर अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो d होता क्या है? d का फॉर्मूला a2 - a1। तो पहले हम an गिवन है, यहाँ से a1 फाइंड करेंगे। a1 का मतलब n के प्लेस पे हमें 1 रखना है, तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 7 × 1 - 4 विच इज 7 - 4 इज 3। फिर a2 फाइंड करेंगे तो 7 × 2 - 4 विच इज 14 - 4 इज 10। हमारे पास a1 भी है a2 भी, हम d फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। d इज a2 - a1। तो a2 क्या होता है? यहाँ पे a2 है 10 और a1 क्या है? a1 है 3, तो 10 - 3 इज 7।
ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 7, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो जब हमें n जनरल टर्म गिवन होता है तो n के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो यहां पे मान लो लिखा हुआ कि nth टर्म इज गिवन टू बी 5 माइनस 8n, अगर ये गिवन है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 8, जो n के साथ होता है वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो हम क्या करेंगे, a1 और a2 फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a2 माइनस a1, तो वहां से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। यानी इसमें हमारे पास एक कोन गिवन है और एक स्फीयर गिवन है। तो हमने सपोज करो एक कोन बनाया, यहां पे हमने यहां पे एक कोन बनाया और एक हमने यहां पे एक स्फीयर बनाया, दोनों का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप बताइए कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, एक बार आर बचेगा, तो एच इक्वल्स टू क्या बचा, एच इक्वल्स टू 4r। बट आर का वैल्यू गिवन है कितना 5, तो 4 इंटू 5, तो यहां से एच क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एच क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था, देन हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट फाइंड करना था, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है? तो हमने जो रिलेशन इसमें जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो यूज किया, तो यहां से हमें क्या आ गया, एच का वैल्यू आ गया। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 then we have to find the value of x। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से करते हैं, जिसमें हमें सिर्फ साइन और कॉस गिवन हो और tan का वैल्यू गिवन है, तो उसमें हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे tan थीटा गिवन है क्या 5/2, tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/2। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ साइन और cos गिवन है, तो हम क्या करेंगे, साइन के प्लेस पे 5 रख देंगे या cos के प्लेस पे 2 रख देंगे। तो यहां हो जाएगा 4 इंटू साइन के प्लेस पे 5 प्लस कॉस के प्लेस पे 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन के प्लेस पे 5 कॉस के प्लेस पे 2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 2 विच इज 22 डिवाइडेड बाई 18 विच कम्स आउट टू भी, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11/9। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 11/9। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? जब हमें सिर्फ साइन और कॉस गिवन होता है और एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर मान लो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन है तो हम फिर सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे tan थीटा में गिवन है, tan थीटा किसके इक्वल गिवन है 5/2 के, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्कल का। सो इसमें गिवन है हमें, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर एट O। यहां पे टेंजेंट है और हमें ये पता है कि जो, अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये पॉइंट P, पॉइंट ऑफ, लेट्स से P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर है। तो सेंटर से जो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, जो रेडियस होता है ये होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर, 90 एंगल बनता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, ये सेंटर पॉइंट है और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90। ये एंगल कितना हो जाएगा 90। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एंगल TPQ कितना गिवन है 110, TPQ, यानी यहां से लेके ये टोटल एंगल गिवन है क्या 110, और ये बाहर का एंगल हो गया 90। तो आप बताइए अंदर का एंगल कितना बचेगा, ये अंदर का एंगल बचेगा 20। क्यों? क्योंकि हमें 110 में से 90 को हम माइनस करेंगे, तो 110 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा 20। ये इंटीरियर एंगल 20 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप बताएं कि OPQ ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो दोनों इक्वल होगा। तो अगर दोनों किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल 20 है, तो अब ये भी एंगल 20 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल साइड का वो इक्वल होता है। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। तो अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब एंगल ओ हमें जो कि फाइंड करना है, एंगल ओ का मतलब एंगल POQ, हमें क्या फाइंड करना है, POQ ये फाइंड करना। तो एंगल POQ प्लस Q हमने फाइंड किया तो आया 20, P भी हमने फाइंड किया आया 20 इक्वल टू 180। सो दिस इज एंगल O प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब ये 40 प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 40, दिस कम्स आउट टू बी 140। ठीक है, तो एंगल POQ इज हाउ मच, दिस इज 140। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है ये। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इतना न इतना इज, यानी हमें पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ये हमें गिवन है। तो इसमें हमें अल्फा और बीटा गिवन है। अल्फा गिवन है कितना, अल्फा इज गिवन टू बी माइनस अंडर रूट 5/2 एंड बीटा इज गिवन टू बी प्लस अंडर रूट 5/2। ये हमें अल्फा और बीटा गिवन है। तो हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये रूट्स है। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जिसमें अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे क्योंकि ये क्या है, प्लस ये माइनस का रूट 5/2 है, ये प्लस का रूट 5/2 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का रूट 5/2 है और ये प्लस का रूट 5/2 है। तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 5/2 इंटू अंडर रूट 5/2, बट यहाँ पे माइनस का है एक प्लस का है तो क्या होगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे दो नंबर सेम टू सेम नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस 5/2 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। सो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, के को ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से यहां तक ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -5/2, तो ये हो जाएगा -5/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो हमें देखने में आ रहा है ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक्स ये वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो टर्म है, मिडिल टर्म तो रहेगा नहीं, ये ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया, और हमारे पास इन दोनों में से बचा हुआ है। अब यहाँ पे चाहिए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 8 है, एक्स स्क्वायर के साथ 8 कब आएगा, जब हम के का वैल्यू रखेंगे 8। अगर हम k का वैल्यू 8 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस ये अंदर जाएगा 8 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4, 5 4 20, यानी 8x स्क्वायर माइनस 20। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दिस इज द करेक्ट वन। क्लियर है, समझ में अच्छे से। तो हमने क्या यूज किया, हमने पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला फाइंड, कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं उसका हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है k का वैल्यू, क्योंकि जो हमारा आंसर आया वैसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, लेकिन हमें पता है कि हम k का कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट 0, तो हमने k का वैल्यू 8 रखा तो हमें पता चल गया कि ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। 45 ऑब्जर्वेशन इसमें गिवन है। द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, हमें क्या करना है, मीडियन क्लास का अपर लिमिट फाइंड करना है, मीडियन क्लास का अपर लिमिट। तो पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। अच्छा, ये क्या है कि मीडियन क्लास फाइंड करना है, इसलिए हमें क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो हमारे पास टेबल क्या क्या है, यहाँ पे क्लास गिवन है, क्लास गिवन है, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो क्लास में क्या है, 0 से लेके 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये हमारे पास का क्लास गिवन है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 9, 15, 5, 9, 15 एंड देन 10, 6, 10, 6। हमें CF फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, जो पहला वाला नंबर होता है इसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसको इसके साथ ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29, फिर इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39, फिर इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 45। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 45। इसका मतलब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 45, यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 45। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट आता है उसी को हम बोलते हैं n, यानी समेशन fi। कितना आ गया, 45। अब हमारे पास क्या है, मीडियन फाइंड करना होता है तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका हाफ, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2, 2.5।
22.5। अब हम चेक करेंगे कि CF में 22.5 कहीं पे है क्या, तो CF में 22.5 कहीं पे भी नहीं है, तो इससे हम जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो 22.5 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 14 इससे छोटा 29 इससे जस्ट बड़ा वाला हो जाएगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम बनेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी आएगा उसको हम सर्कल करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मीडियन क्लास, दिस इज नोन एज मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास हो गया हमारे पास 20 से लेकर 30 तक। अब इसमें पूछा है क्या, इसमें बताना है अपर लिमिट। तो इस मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट है इसका 30 और लोअर लिमिट है 20। तो अपर लिमिट कितना होगा 30। तो कहीं ऑप्शन 30 है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है। तो हमने क्या किया, मीडियन, जब हमें मीडियन क्लास फाइंड करना है, इसमें अपर लिमिट और मीडियन क्लास फाइंड करना था, तो सबसे पहले हमने मीडियन क्लास फाइंड किया। उस मीडियन क्लास से हमें पता चला कि कौन सा अपर लिमिट है, कौन सा लोअर लिमिट है। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज O is the point of intersection of two chords AB and CD. AB and CD are two chords. O is point of intersection. If angle BOC is given to be 80. BOC, this angle is given to be 80. And OA is equals to OD. This OA is equals to OD. ये और इसके इक्वल गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ट्रायंगल है OAD, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। Then triangle ODA and triangle OBC, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में हमें बताना है कि क्या ये दोनों भी चारों में से कौन इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या। तो क्या अगर ये देखो, अगर ये एंगल 80 है तो आप बताओ क्या ये एंगल 80 होगा, यस, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों एंगल 60 होने चाहिए किसी भी ट्रायंगल के, लेकिन यहाँ पे एक एंगल 80 हो गया, इसका मतलब 60 नहीं हो सकता, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। अब हमें देखना इसमें भी सिमिलरिटी, इसमें भी सिमिलरिटी, इसमें भी सिमिलरिटी। तो हम चेक करेंगे पहले क्या ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा सर्कल का, क्योंकि ये सर्कल है, ये हमारे पास कोई कॉर्ड है, तो आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं क्या, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो अगर सेम सेगमेंट में किसी एक कॉर्ड से सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है सर्कल पे वो इक्वल होता है। ठीक है, अगर ये ए बी और ये पॉइंट है पी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मान लो एक्स, सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा एक्स। अगर हमने यहाँ किया तो यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा एक्स, यानी सेम सेगमेंट में एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है, तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सेम सेगमेंट में एंगल क्या होता है इक्वल, यानी ये अगर हमारे पास कॉर्ड है तो इसके ऊपर सर्कल पे कहीं भी एंगल बनाएंगे जिसके दोनों एंड पॉइंट ए और बी हो, तो उस पे एंगल जो बनेगा वो इक्वल होगा। क्लियर, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं इसको ज्वाइन कर दो, अगर हमने इसको ज्वाइन किया तो क्या ये एक कॉर्ड होगा सर्कल के लिए, यस, ये एक कॉर्ड होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम सेगमेंट में है, तो ये एंगल जो भी होगा वही एंगल ये भी होगा। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है, ये एंगल x है तो ये एंगल x हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम यहां से भी इसको ज्वाइन करेंगे। अगर हमने इसको ये ज्वाइन किया यहां से इसको, तब ये क्या हो गया, ये कॉर्ड हो गया। तो ये दोनों पॉइंट, इस कॉर्ड के लिए ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम सेगमेंट में है, तो जो एंगल यहां पे बनेगा वही एंगल यहां पे बनेगा। क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से। तो अब देखिए ध्यान से कि इस ट्रायंगल में एक एंगल ये और एक एंगल ये इक्वल है, और इस एक एंगल ये एक एंगल ये इक्वल है। किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, हम लगाते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल सी ओ बी में एंगल डी किसका इक्वल है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ओ डी ए, ट्रायंगल ODA is similar to ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। दो ट्रायंगल सिमिलर तब देखते हैं, नॉट सिमिलर तो ये नहीं हो सकता, नॉट सिमिलर तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर। जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो अब ये वाला पता है हमको कि ये क्या है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सिमिलर होने की वजह से ये वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर बेटा, समझ में अच्छे से। तो हमने क्या किया, सिमिलरिटी प्रूव किया, दोनों ट्रायंगल को कौन सा रूल लगा के, एंगल एंगल क्राइटेरिया रूल लगा के। हाँ, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था ये कि किसी भी सर्कल में सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। ठीक है, समझ में आया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर।
अच्छा, रूट्स फाइंड, हमें नेचर ऑफ द रूट, ये क्वेश्चन किसका है, नेचर ऑफ द रूट्स का, उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम यहाँ पे डी फाइंड करेंगे, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पे अगर ए देखेंगे तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1, बी क्या है, एक्स के साथ विच इज 1, सी क्या है, -1। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a इज 1 एंड सी इज -1, दिस इज 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4 विच इज 5। डी का वैल्यू क्या आ गया 5। अगर आप 5 देखेंगे तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारे रूट्स आएंगे वो दोनों इरेशनल रूट्स आएंगे। रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ये फाइंड करते हैं। -b का वैल्यू कितना 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट d का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए ये रूट में आया है, रूट 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इरेशनल रूट्स हो गए। कैसे रूट हो गए, जब भी d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो जो रूट आता है वो इरेशनल रूट आता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस दिखा है तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस, यानी दोनों डिफरेंट रूट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन है, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, यस इट इज ट्रू, नॉट रियल, रॉन्ग, क्योंकि डी हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब रियल रूट आएगा ही आएगा। रेशनल नहीं, रेशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रूट, जो डी आया हुआ वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रेशनल रूट हो जाता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए इरेशनल रूट है। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If theta equals to 30 degree, then the value of 3 tan theta. थीटा हमारे पास कितना गिवन है, थीटा इज गिवन टू बी 30 डिग्री, सो 3 tan थीटा, इट मीन्स 3 इंटू tan 30। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/√3, या फिर इसको हम कैंसिल करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते कौन सा ऑप्शन है इसमें, 1, नो दिस इज नॉट, 1/, नो दिस इज ऑल्सो नॉट, 3/√3, तो 3/√3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये 3/√3 भी हो सकता था, ये भी हो सकता, तो ऑप्शन अगर ये गिवन होता तो हम इसको भी टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें गिवन है 3/√3, तो 3/√3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr क्यूब इज इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाई 7। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये गिवन है हमें। अच्छा, इसमें कहीं भी पाई का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, पाई का वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पाई का वैल्यू अगर जब नहीं गिवन होता है तो हम 22/7 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7, 2/3, दिस इज 2/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 396/7। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब क्या आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 396 इंटू, ये 3 डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, 22 भी यहाँ पे डिवाइड करेगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 9, 8 ये आ गया। इसको हम 22 को डिवाइड करो इससे, अगर हम 22 को डिवाइड करेंगे इसको 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 8 जा, तो आर क्यूब क्या आ गया 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी आर क्यूब का वैल्यू क्या आ गया 9 इंटू 3, विच कैन बी रिटन एज आर क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 3/3, क्या आ गया 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, एक 3 यहाँ पे है तो हो जाएगा 3/3, तो पावर कैंसिल, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 3, यानी रेडियस क्या आ गया 3 आ गया। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम हेमिस्फीयर देखेंगे तो यहाँ पे सॉलिड है यहाँ पे, तो हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप जो होता है πr स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr स्क्वायर। ठीक है, 3πr स्क्वायर, सो 3 एज इट इज पाई 22/7, आर का वैल्यू कितना आया है, आर का वैल्यू आया हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3 3 9 डिवाइडेड बाई 7, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, 9 6 54 एंड 59 डिवाइडेड बाई 7, तो 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 594/7, सो दिस इज नॉट 594/7, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर बेटा, समझ में अच्छे से, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स, बैग है जिसमें हमारे पास टोटल बॉल कितने 24,
टोटल 24 बॉल्स, 4 आर ब्लू, सो ब्लू बॉल कितना है 4 एंड ग्रीन बॉल कितना है 11 एंड द रेस्ट आर व्हाइट। अगर इसमें ब्लू बॉल 4 हो गया, ग्रीन बॉल 11 हो गया, तो व्हाइट बॉल कितने होगा, तो 24 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो व्हाइट बॉल कितना आ जाएगा, व्हाइट बॉल आ जाएगा 9। क्लियर है, तो व्हाइट बॉल कितने आ गए 9। One ball is drawn at random. The probability that the drawn ball is white color. So white color का probability का कॉन्स्टेंट हमें पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे फेवर में क्या है, हमारे फेवर में है व्हाइट बॉल, क्योंकि इसमें व्हाइट बॉल पूछा तो हमारे फेवर में व्हाइट बॉल विच इज 9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 3 8 24, सो 3/8। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, -4, -5 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। -4 और -5 पे कौन से क्वाड्रेंट में, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, सो इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लेट्स से एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, दिस इज -4 -5, एक्स का वैल्यू है -4 तो यहाँ पे जाएगा -4 और वाई का वैल्यू +5 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। दिस पॉइंट इज -4, -5। ये पॉइंट अगर देखेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -5 और ये पॉइंट देखेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा -4, 0। अब इसे बोल रहा है कि x द पॉइंट ऑन x एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना, नियरेस्ट पॉइंट x एक्सिस पे नियरेस्ट पॉइंट। हमें पता है नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, जब हम परपेंडिकुलर, अगर हमारे पास एक लाइन ये है एक लाइन ये है, अगर इस पॉइंट से हम पूछे कि इस वाली लाइन पे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो इसका फुट होगा वही नियरेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, तो यहां से लेके यहां तक शॉर्टेज डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट या शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर सपोज करें यहां से अगर हमने ये किया तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिक इससे बड़ा ही आएगा, या फिर अगर हमने यहाँ किया ऐसे किया इस तरीके से किया, कहीं भी लिया, अगर परपेंडिकुलर के अलावा कोई और एंगल बन रहा है तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट या नियरेस्ट पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट गिवन है -4, -5, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस, यानी हमारे पास एक्स एक्सिस ये है, तो इस पे बताना कि नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इस पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे -4, -5 है, यानी एक्स का वैल्यू -4 है, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे जो होगा -4, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो -4, 0। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते थे। अगर आप चाहो इस तरीके से अगर नहीं करना चाहते हो तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला कैसे, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करो इसके साथ, जब इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करोगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा, √4 - 0 का स्क्वायर विच इज 16, 5 - 0 का स्क्वायर विच इज 25, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 41, √41। ठीक है, अब यहाँ √41 जो होता है वो इससे बड़ा होता है। अब इसका डिस्टेंस इसके साथ है तो 4 से 4 0 हो जाएगा, तो √25 का मतलब हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस इसके साथ फाइंड करेंगे तो 4 - ये 1 हो जाएगा, तो √26 हो जाएगा। √26 जो होता है वो 5 से ग्रेटर होता है, ये भी 5 से ग्रेटर होता है, और यहाँ से इसके साथ इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये भी जो आएगा वो 5 से ग्रेटर आएगा, तो मिनिमम पॉइंट क्या हो जाएगा, वो 5। ठीक है, ये तो हम डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके किया, या फिर हम डायरेक्ट जब करेंगे तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, इस पॉइंट से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -4 था, तो जब यहाँ पे गए हम तो यहाँ पे क्या हो गया, -4, 0। क्लियर? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। तो ये बहुत ही आसान है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा देता है, मीडियन। सो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा देता है, ये होता है मीडियन का काम, तो इसमें हो जाएगा मीडियन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए इतना, बी इतना, इन द रेशो इतना। हमें बताना है कि जो ए और बी, हमारे पास ए और बी दो पॉइंट है, ए हमारे पास पॉइंट गिवन है क्या, 2, -3, बी पॉइंट हमारे पास गिवन है 5, 6, पी कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, मान लो x, y इसका कोऑर्डिनेट है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है 1:, अच्छा, अब पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो p पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, और अगर x एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, क्योंकि x एक्सिस पे हमारे पास जो पॉइंट होता है वो होता है x, 0 टाइप का, तो जो p हो जाएगा वो हो जाएगा x, 0, और ये ab को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ab को 1:2 रेशो में डिवाइड करना है, 1:2 रेशो में डिवाइड करना है, तो हमें उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, यानी y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, हम ध्यान से देखते हैं।
अब हमें x फाइंड करना है, तो हमने आपको बताया था x फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस 2 के साथ, क्योंकि हमें x फाइंड करना है इसलिए x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, तो 1 into 5 डिवाइडेड बाई m1 plus m2 which is 1 plus 2. So this is 4 plus 5 divided by 3 which is 9/3. तो x क्या आएगा, x आ गया 3। तो हमारे पास पॉइंट p जो है वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 3, तो पॉइंट p हो जाएगा 3,0. सो 3,0 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, a card is drawn from a well shuffled deck of playing cards. The probability of getting red face card. तो ये probability का क्वेश्चन है जिसमें कार्ड का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो हमें पता है कि कार्ड में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52। एक वेल सफल डेक में 52 कार्ड्स होते हैं और इसमें रेड और ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। रेड कलर के कितने होते हैं, 26, और ब्लैक कलर के कितने हैं, 26। इस रेड, सपोज रेड 26 होता है और ब्लैक 26 होता है। अब टोटल फेस कार्ड कितना होता है, तो टोटल फेस कार्ड होता है हमारे पास 12। टोटल फेस कार्ड अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास होता है 12 फेस कार्ड होता है। इस 12 में आधे फेस कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और आधे फेस कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो 6 रेड फेस कार्ड होता है और 6 ब्लैक फेस कार्ड होता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितना होता है, 6। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/26। तो क्या हो जाएगा, 3/26। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास रीजन एंड असर्शन क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिए डायरेक्शन क्या क्या गिवन होता है। इन क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसी के लिए एक रीजन गिवन होगा। अब हमें देखना दोनों स्टेटमेंट, क्या असर्शन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्या रीजन असेसमेंट जो है वो भी ट्रू है, क्या जो रीजन गिवन है वो ऊपर वाले असर्शन के लिए ट्रू रीजन है या नहीं है, तो हमें देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कि HCF of any two consecutive even natural number is always 2. HCF of any two consecutive natural number। स्टार्ट करते हैं। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, HCF of any two even consecutive। यहाँ पे लिखा है even consecutive नेचुरल नंबर। तो अगर पहला 2 है तो अगला क्या होगा, अगला हो जाएगा 4। अब इसका HCF हमें पता है क्या आता है, 2। अगर हमने लिया 4 तो अगला क्या आएगा, अगला आ जाएगा 6। तो इसका HCF क्या होगा, इसका भी HCF होता है 2। यानी अगर हमारे पास एक नंबर है 2n तो अगला नंबर क्या होगा, 2n+2। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां n बचेगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो n+1 बचेगा। आपको पता है कि दीज आर इवन कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर और इवन कॉन्जुगेटिव, सॉरी, दिस इज द कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। और कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है। तो ये दोनों n और n+1 ये क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर से। तो इसका HCF जो होगा वो हमेशा 1 आएगा। तो 1 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये लिखा हुआ असर्शन कि HCF ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ट्रू। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू है। अब रीजन देखते हैं, रीजन स्टेटमेंट क्या है, इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। यस, जो इवन नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, तो ये भी ट्रू है। और हमने देखा यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल, इसलिए हमने 2 कॉमन लिया था। तो ये जो रीजन है वो गिवन असर्शन के लिए ट्रू है। आया समझ में? तो स्टेटमेंट जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन जो है वो भी ट्रू है, और जो रीजन गिवन है यहाँ पे वो ऊपर वाले असर्शन के लिए फिट बैठ रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन द सेम। तो ये क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। अच्छा, इसमें क्या करें, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर, पहले रेडियस मान लेते हैं, ओरिजिनल रेडियस क्या है, r, हमने ये रेडियस मान लिया, ओरिजिनल रेडियस से r, और एंगल जो है वो थीटा हमने एक्सज्यूम लिया। अब आगे बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ। तो पहले जो रेडियस था उसका अब हाफ कर दिया गया है। रेडियस अब उसका क्या कर दिया गया है, पहले यहाँ पे रेडियस r था तो अब इसको कर दिया गया r/2 एंड एंगल इज डबल, यानी जो एंगल यहाँ पे थीटा था अब एंगल उसको डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये हमारे पास
ये मैं फिगर बना रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी फिगर से समझ। सपोज यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, डबल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन सेम, तो क्या इन दोनों कंडीशन में पेरीमीटर दोनों का सेम होगा? तो हम देखते हैं, पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, किसका, सेक्टर का में। इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल, देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा? सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का? सम ऑफ बाउंड्रीज। तो यहाँ पे एक बाउंड्री ये है जो कि आर है, एक बाउंड्री ये जो कि ये भी आर है, और ये क्या है, आर्क लेंथ। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल जो हमारे पास सर्कल है उसका ओरिजिनल जो सेक्टर उसका पेरीमीटर हो जाएगा आर प्लस आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर? तो ये हो जाएगा क्या, आर प्लस आर मिलकर हो जाएगा 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गया ओरिजिनल। अब हमारे पास जो नया वाला है उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो नए वाले का पेरीमीटर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर ये r, क्योंकि r/2 ये है तो ये भी r/2 रेडियस होगा, तो r/2 प्लस r/2 प्लस थीटा अपॉन 360। तो थीटा के प्लेस पे क्या है, 2 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा r/2 मिलकर क्या हो जाएगा, r प्लस यहां से आ जाएगा 2 थीटा, यानी इसको अगर हम करना चाहे तो इसको हम ये लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 4 पाई आर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r है और यहाँ पे 2r है। तो ये दोनों क्या है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। अगर हमने r का वैल्यू रखा 1, सपोज करो अगर हमने r का वैल्यू 1 रखा, रेडियस हमने किया 1, तो अगर ओरिजिनल रेडियस 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, r का वैल्यू 1 है। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू ये हो जाएगा क्या, 4 पाई। तो ये और ये दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो ये सेक्टर है वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर वो सेम नहीं रहेगा। इसका मतलब जो हमारे पास असर्शन है वो फॉल्स है। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हो गया तो हमें अगले वाले स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे, सो यहाँ पे लिखा होगा कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, नहीं, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। असर्शन इज फॉल्स हो गया, असर्शन इज फॉल्स हो गया तो हमें रीजन चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम चाहते हैं रीजन चेक करना तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो रीजन चेक करेंगे, यहाँ पे हम रीजन चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या रीजन हमारा ट्रू है या नहीं है। इसमें लिखा है ना असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो हमें चेक करना होगा तो रीजन ट्रू आना चाहिए। The length of arc subtending angle theta at the center of circle of radius r is pi r theta upon 180। तो हम देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला ये होता है। तो हमें पता है कि अगर ये सर्कल है, अगर ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर पे ये थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो आर्क लेंथ, इसका आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इस 2 से इसको 180 360 को डिवाइड करें तो क्या आएगा, 180। तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा पाई आर अपॉन 180। सो थीटा पाई आर अपॉन 180, इसका मतलब जो रीजन है वो ट्रू है। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? तो आई होप जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किया आज वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।